हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवी एजुकेशन। हम लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बीएडीएम 2021 पेपर 2 सॉल्व कर रहे थे। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस आर नॉट कवर्ड अंडर द लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। इनमें से कौन से एक्शन हैं जो लीगल एनवायरनमेंट में कवर नहीं होते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रॉपर्टी, बेलमेंट, टैक्स पॉलिसी। लीगल एनवायरनमेंट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी और बेलमेंट की बात की गई है, लेकिन टैक्स पॉलिसी एक अलग है, ये लीगल एनवायरनमेंट में नहीं आता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर 4th होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कुछ एक्ट्स दिए गए हैं और उनका ईयर दिया गया है, तो इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। पेटेंट्स एक्ट 1970, कॉपीराइट एक्ट 1997, ट्रेडमार्क एक्ट 1995, डिज़ाइंस एक्ट 1998। तो इसमें आपका जो पेटेंट्स एक्ट है वो 1970 में ही आया था, तो ये आपका करेक्ट है। कॉपीराइट एक्ट 1997 में नहीं, ये आया था आपका 1957। ट्रेडमार्क एक्ट 1995 का नहीं है, ये 1999 का है। और डिज़ाइंस एक्ट 1998 का नहीं, 2000 का है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट होगा, पेटेंट्स एक्ट 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट पास्ड। वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट कब पास हुआ? 23 मार्च 1972, 1973, 1974 या फिर 1976। तो आपका वाटर पोल्यूशन एक्ट जो है ये 23 मार्च 1974 को पास हुआ था, थर्ड होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड द प्रिवेंशन ऑफ हजार्ड्स टू। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसके अगेंस्ट? प्रिवेंशन ऑफ हजार्ड्स टू ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ प्लांट्स के लिए होगा, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स या प्रॉपर्टी, किसी को भी कोई भी हजार्ड पहुँचता है, कोई भी नुकसान पहुँचता है, उसके प्रिवेंशन के लिए इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is not true about the objectives of national conservation strategy and policy statement on environment and development। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स किसके हैं? नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी, NCRS, नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से दिए हैं? टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल फ्यूचर डिटेरियोरेशन इन लैंड, वाटर एंड एयर। यानी लैंड, वाटर और एयर में जो फ्यूचर में गिरावट को रोकने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए। टू इंश्योर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर करेंटली साइटेड, और ये इंश्योर करना कि जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको सही से साइट किया गया है। टू इंश्योर दैट द एनवायरनमेंट एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ कोस्टल एरियाज आर प्रोटेक्टेड। ये इंश्योर करना कि एनवायरनमेंट और जो कोस्टल एरियाज की प्रोडक्टिविटी है ये प्रोटेक्टेड हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव है, कोई भी इसमें सही नहीं है। आपको लग रहा होगा कि सारे सही हैं, लेकिन ये कोई भी सही नहीं है। जो नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी स्टेटमेंट आया था एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पे, ये आया था आपका जून 1992 में, और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो थे मेनली अवेयरनेस इन एनवायरनमेंट एंड कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट और कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस लोगों को देना, पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी को कम करना, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं ये कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर the Prevention and Control of Air Pollution Act 1980 is mentioned in which section?
ये आपका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन एक्ट 1980 का, इस एक्ट के अंदर एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो ये किस सेक्शन में मेंशन है? सेक्शन 2 to 15, सेक्शन 2 to 10, सेक्शन 3 से 15 है, या फिर सेक्शन 1 to 13? तो ये आपका सेक्शन 3 से 15 में मेंशन है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये एक्ट आपका एयर पोल्यूशन एक्ट 1980 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 द टर्म एनवायरमेंट पोल्यूशन इज डिफाइंड? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में किस सेक्शन में एनवायरमेंट पोल्यूशन टर्म को डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2A, 2B, 2C या फिर 2D? तो एनवायरमेंट पोल्यूशन है ये आपका सेक्शन 2C में डिफाइन किया गया है। करेक्ट आंसर थर्ड होगा। यहाँ पे सेक्शन 2A में एनवायरमेंट की डेफिनेशन दी गई है। 2A में एनवायरमेंट की डेफिनेशन है। 2B में एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट की डेफिनेशन है, यानी किन किन चीज़ों से एनवायरमेंट को नुकसान होता है। एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट की डेफिनेशन 2B में दी गई है। 2D में हैंडलिंग की डेफिनेशन दी गई है। और एक और याद कर लीजिए, जो 2E है, सेक्शन 2E, इसमें हजार्डस सब्सटेंस की, यानी जिन चीज़ों से नुकसान पहुंचता है, हजार्डस सब्सटेंस की डेफिनेशन दी गई है 2E में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In the year 2002, the Competition Act was enacted, replacing the following. 2002 में कॉम्पिटिशन एक्ट आया था, उसने किस एक्ट को रिप्लेस किया था? ये अभी पिछले वीडियो में ही हम लोगों ने बताया था, डिस्कस किया था कि ये एक्ट MRTP एक्ट 1969, इसको रिप्लेस करके बना गया है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। नेक्स्ट, अ बार्टर टाइप बाइलेटरल ट्रेड in which exports and imports are mutually linked is known as? कौन सा ऐसा ट्रेड है जो बार्टर टाइप है, यानी कि उसमें करेंसी एक्सचेंज नहीं हो रही है, गुड्स फॉर गुड्स या सर्विसेज फॉर सर्विसेज ये एक्सचेंज हो रहे हैं। बाइलेटरल है, यानी दो कंट्रीज के बीच है, जिसमें इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स म्यूचुअली लिंक्ड होते हैं। इसको क्या कहते हैं? बूस्ट ट्रेड, काउंटर ट्रेड, इक्विटी ट्रेड या फिर फॉरेन करेंसी ट्रेड। तो ये होता है आपका काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड एक तरीके से रेसिप्रोकल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ट्रेड का, जिसमें कि गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले एक्सचेंज की जाती हैं। इसमें हार्ड करेंसी का यूज़ नहीं होता है। बूस्ट ट्रेड क्या होता है? बूस्ट ट्रेड एक तरीके से ट्रेड को हम इम्प्रूव कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इक्विटी ट्रेड का मतलब है कि किसी कंपनी के शेयर्स या उनके स्टॉक्स की बाइंग एंड सेलिंग करना ओवर द स्टॉक मार्केट। और फॉरेन करेंसी ट्रेड है कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी के बदले में एक्सचेंज करना, तो वो आपका फॉरेन करेंसी ट्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद फॉरेन मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजी? इसमें से कौन सा है जो फॉरेन मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है? मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, फुल्ली ओन्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, थर्ड कंट्री लोकेशन, ऑल ऑफ द अबव। फॉरेन मार्केट में किस तरीके से एंट्री कर सकते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? इसमें हम मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं कि हाँ मैनेज हम करेंगे, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। या फिर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को फुली तरीके से ओन कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। या फिर थर्ड कंट्री में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे अपना कोई बिजनेस यूनिट खोल रहे हैं, तो थर्ड कंट्री लोकेशन ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन, यानी ये टर्म जो है उसका यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने में ये रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करते हैं, रिमूव करते हैं। लोकलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे वैसे जो आपका रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन है ये हम लोग इसको कहते हैं लिबरलाइजेशन, बट यहाँ पे लिबरलाइजेशन टर्म गिवन नहीं है। तो यहाँ पे जो गिवन है उसके हिसाब से आपका ग्लोबलाइजेशन होगा। ग्लोबलाइजेशन में भी यही होता है कि हम जो लोकल बैरियर्स हैं उनको हटा के
ओवर द वर्ल्ड वाइड हम बिजनेस को क्या करते हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन। और लोकलाइजेशन का मतलब है कि आप एक जोग्राफिकल टेरिटरी में ही लिमिटेड हैं, अपने जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको आप प्रेफर करते हैं, तो आपका लोकलाइजेशन हो जाएगा। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब है किसी सेक्टर से, किसी बिजनेस से गवर्नमेंट की जो ओनरशिप है उसको हटा के उसको प्राइवेट कंपनीज के हाथ में सौंपना, तो वो हो जाएगा आपका प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI एस्टैब्लिश्ड अंडर कंपटीशन एक्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो कंपटीशन एक्ट के तहत फॉर्म किया जाता है, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 4, 5, 6 या 7। तो CCI में 6 मेंबर्स होते हैं। इसका जो बनी थी ये CCI सबसे पहले इसका फॉर्मेशन हुआ था 14 अक्टूबर 2003 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसमें 6 मेंबर्स होते हैं जिनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और जो करंट में इनके चेयरमैन हैं, प्रेजेंट चेयरमैन हैं, वो हैं रवनीत कौर, रवनीत कौर इनके प्रेजेंट चेयरमैन हैं। इनका अपॉइंटमेंट अभी लास्ट ईयर ही हुआ है 23 में 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वैल्यूज। वैल्यूज के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। वैल्यूज आर एक्सटर्नल, वैल्यूज बाहरी होती हैं। वैल्यूज आर नॉट फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं। वैल्यूज आर परवेसिव, ये परवेसिव होती है यानी कि यूनिवर्सल होती है, व्यापक होती हैं। वैल्यूज आर मीन्स ऑफ परफेक्शन, वैल्यूज जो हैं वो परफेक्शन का एक साधन होती हैं। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो आपका जो पहला है कि वैल्यूज एक्सटर्नल होती हैं, वैल्यूज एक्सटर्नल नहीं इंटरनल होती है, ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर भी फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस आर। एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस के एग्जाम्पल क्या हैं। मोर हीट ऑन वर्क प्लेस, ट्रैफिक, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ओनली 1 and 2। एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस होता क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। ऐसे कुछ फैक्टर्स जो किसी एक पर्सन के सराउंडिंग में होते हैं जिसकी वजह से उसका मेंटल या इमोशनल स्ट्रेन इंक्रीज होता है, यानी कि किसी का मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें जो उसको इफ़ेक्ट करती हैं। अब इसमें क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कोई बहुत बीमार है, इलनेस, कंपटीशन है, नॉइस है, क्राउड है, लाइट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस में आती हैं, उनके एग्जांपल्स होते हैं। तो यहाँ पे तो सारे ही हैं एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, लेकिन ऐसे ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव जैसा कुछ यहाँ पे है नहीं। तो आंसर की में इसका आंसर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करेक्ट माना गया है, लेकिन ट्रैफिक या फिर वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा हीट है, ये भी एक तरीके का एनवायरमेंटल स्ट्रेसर भी होता है। नेक्स्ट, योगा, एक्सरसाइज एंड डीप ब्रीदिंग आर डैश स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। योगा, एक्सरसाइज और डीप ब्रीदिंग जो हैं ये किस तरीके की स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक हैं, कॉग्निटिव, सोशल, फिजिकल या रिलीजियस। तो ये आपकी फिजिकल स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ सैलिएंट आइडिया एंड थॉट ऑफ इंडियन इथोस इन मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिया का जो इथिक्स है मैनेजमेंट से रिलेटेड, उसका एक विचारधारा इसकी नहीं है, एक थॉट उसका नहीं है। आत्मनो मोक्षार्थम, आत्मविद्यन्ते वीर्यम, परस्पर देवो भव या फिर ज्ञान चक्षु कौशलम, इनमें से कौन सा आइडिया नहीं है जो मैनेजमेंट से रिलेट करता है। तो ये जो आपका पहला है आत्मनो मोक्षार्थम, ये पूरा है जगत हिताय च। इसका मतलब होता है कि खुद के मोक्ष के लिए और लोगों के कल्याण के लिए,
ठीक है, ये एक तरह ऋग्वेद का एक श्लोक है। और सेकंड है आपका जो आत्मा विंदन्ते वीर्यम, इसका पूरा है आत्मा विंदन्ते वीर्यम विद्या विंदर्ते मृतम। इसका मतलब है कि आत्मा से हम स्ट्रेंथ गेन करते हैं और नॉलेज से हम इमॉर्टैलिटी गेन करते हैं। तीसरा आपका परस्पर देवो भव, इसका मतलब है कि हर एक इंसान को हम भगवान की तरह ट्रीट करें और उन्हें सर्व करें। और चौथा जो आपका है ज्ञान चक्षु कौशलम, इसका मतलब होता है कि ज्ञान से हमारी आंखें खुलते हैं और हम बहुत ज़्यादा सीखने की और कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है आपका जो मैनेजमेंट से रिलेट नहीं करता है वो है फोर्थ। बाकी ये तीनों चीज़ों को हम मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ मीन्स, जो लाइफ एंड डेथ का साइकिल है उससे लिबरेशन यानी उससे हमें मुक्ति मिल रही है, तो उसका क्या मतलब होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, निर्वाण, मोक्ष, इनर पीस या फिर स्पिरिचुअलिटी। तो ये होता है मोक्ष, जैसे कहते हैं नहीं मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो ये हो जाता है आपको मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट suitable टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर फॉर अ डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया इज, इंडिया जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी में सबसे अच्छा और सबसे सुइटेबल टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर कौन सा माना जाता है, फेबियन, इमिटेटिव, ड्रोन या इनोवेटिव। तो डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए सबसे सूटेबल टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर होता है इमिटेटिव। इमिटेटिव का मतलब होता है कि ऐसे एंटरप्रेन्योर जो किसी दूसरे के आइडिया को कॉपी करते हैं या फिर अडाप्ट करते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है उसको अडाप्ट करते हैं एज अ बिजनेस मॉडल। यानी कोई पहले से जिस मॉडल पे काम कर रहा है उसी को आपने कॉपी कर लिया और उसी पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वो इमिटेटिव होते हैं, इमिटेट करते हैं, ठीक है, दूसरे की नकल करते हैं। फेबियन एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, ये वो होते हैं जिन्हें रिस्क लेने में डर लगता है, ठीक है, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और ना ही कोई इनोवेशन करना चाहते हैं। ऐसे लोग होते हैं जैसे जिनका बिजनेस जो है अपने पूर्वजों से मिला हुआ है, तो वो जैसा उन्हें मिला है वो वैसे उसमें काम कर रहे हैं, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो फेबियन एंटरप्रेन्योर होते हैं। ड्रोन एंटरप्रेन्योर होते हैं जो ऐसे ढीठ लोग होते हैं, ठीक है, ड्रोन से आके ऐसे ढीठ लोग होते हैं जिन्हें लॉस हो जाए उन्हें चलेगा लेकिन वो चेंज कभी नहीं करना चाहते हैं, ठीक, एकदम रेजिस्ट करते हैं और वो अपनी जो एग्जिस्टिंग है, जो भी टेक्निक्स हैं, जो भी उनकी वैल्यूज़ हैं, वो उसी पे टिके रहेंगे, कभी भी अपने आप को बदलते नहीं हैं। और फेबियन जो है वो चेंज कर सकते हैं, वो बस डरते हैं। इन दोनों में इतना डिफरेंस है, फेबियन ये थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं लेकिन हाँ उन्हें डर लगता है रिस्क लेने से। और ड्रोन लेकिन ये जो फेबियन होते हैं अगर उनको लॉस हो रहा होगा या फिर उन्हें लगेगा कि अब लॉस होगा तो वो अपनी टेक्निक्स को चेंज कर देते हैं, अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं। लेकिन ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उन्हें चाहे लॉस हो जाए लेकिन वो कभी भी बदलते नहीं हैं। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर जो हमेशा कुछ नया कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, नई नई चीज़ें इन्वेंट करते हैं, इनोवेट करते हैं और ये हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर होते हैं। लेकिन इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा आपको इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर देखने को मिलेंगे और यही यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुइटेबल माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें से कौन सा एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिक एलिमेंट नहीं है, इन्वेंशन, इनोवेशन, डुप्लीकेशन, अडेप्टेशन। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही होता है कि आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नया ला रहे हैं मार्केट में, तो इन्वेंशन तो इसका फीचर होता है, इनोवेशन भी होता है और अडेप्टेशन भी होता है, डुप्लीकेशन नहीं होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट दैट एंटरप्रेन्योरशिप प्लेज इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है
वो किसी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। इट प्रोवाइड्स इमीडिएट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप है वो तुरंत ही एक लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स टू प्रमोट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, ये बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। एक्सपोर्ट ट्रेड को प्रमोट करता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ये कह रहे क्या सही है, तो यहाँ पे तो सारे सही हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप से इस एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, रीजनल डेवलपमेंट भी होता है, और एक्सपोर्ट ट्रेड को भी प्रमोशन मिलता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट एंटरप्रेन्योर। इनमें से एंटरप्रेन्योर के रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट सही नहीं है। एंटरप्रेन्योर एग्जीक्यूट्स डिसीजंस विद द कंकरेंस ऑफ ओनर। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपना डिसीजन ओनर के सहमति से लेते हैं। एंटरप्रेन्योर्स की फिक्स्ड सैलरी एंड रिवॉर्ड्स होता है, सैलरीड एम्प्लॉयड होते हैं, या फिर अपना डिसीजन खुद लेते हैं, टेक्स ओन डिसीजंस। तो यहाँ पे इस हिसाब से नॉट करेक्ट में तो ये तीनों चीज़ें आ जा रही हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो सैलरीड एम्प्लॉयड नहीं होता है, उसका रिवॉर्ड हमेशा फ्लक्चुएट होता है, कोई भी फिक्स नहीं होता है, और वो अपना डिसीजन खुद लेता है, ओनर की सहमति से नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही ओनर होता है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। तो इस हिसाब से एक क्वेश्चन यहाँ पे गलत है कि यहाँ पे नॉट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आंसर इन्होंने फोर्थ माना है कि वो अपना डिसीजन खुद लेता है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट, अरेंज द एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस अकॉर्डिंग टू नेम एंड हु एंड न्यू इन अ राइट ऑर्डर। एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस को हमें सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है। डेवलप अ बिजनेस प्लान, identify and evaluate the opportunity, start and manage the business, determine the resources required। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं अपॉर्चुनिटी को। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आइडेंटिफाई एंड इवेलुएट द अपॉर्चुनिटी। इसके बाद हम बिजनेस प्लान डेवलप करेंगे, तो ये हो जाएगा ए। इसके बाद क्या करते हैं कि हमें कितने रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, उनको डिटरमाइन करेंगे, तो डी हो जाएगा। और लास्ट क्या बचेगा, स्टार्ट एंड मैनेज द बिजनेस, तो सी हो जाएगा। सीक्वेंस हो गया बी ए डी सी, सेकेंड हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ ई कॉमर्स। इसमें से कौन सा ई कॉमर्स का कंपोनेंट है, B2G, B2B, B2F, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे B2B है। ई कॉमर्स के कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें B2B होता है, B2C होता है, C2C भी C2C भी होता है, और C2B भी होता है, और एक अभी नया ऐड हुआ है वो इंट्रा बी, ये भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, it involves uploading relevant information on a server hooked onto the World Wide Web that allows browsing and downloading information anywhere। इसमें से एक टर्म है, ये क्या करता है, ये आप इन्वॉल्व करता है कि आप किसी वर्ल्ड वाइड वेब के वेबसाइट पे, किसी सर्वर पे आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अपलोड कर रहे हैं। उस इंफॉर्मेशन को अपलोड करने की वजह से आप कहीं भी कभी भी ब्राउजिंग कर सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसको क्या कहेंगे, ई ट्रेडिंग, डेटा डिलीवरी, वेब प्रेजेंस, या ऑटोमेशन। तो ये आपका वेब प्रेजेंस होता है। वेब प्रेजेंस की वजह से ही हम जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे हमने अपलोड की, उसके बाद हम कहीं भी किसी भी स्मार्टफोन, किसी भी लैपटॉप से, कहीं से भी उस पर लॉग इन करके हम उस डेटा को रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, वेब प्रेजेंस। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स मॉडल इंक्लूड्स। ई कॉमर्स मॉडल में कौन कौन से मॉडल्स इंक्लूड होते हैं, मेंबरशिप मॉडल, प्राइवेट ऑफिस मॉडल, मार्केट पोर्टल मॉडल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ई कॉमर्स मॉडल में ये सारे मॉडल आते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव होगा। मेंबरशिप मॉडल, इसको सब्सक्रिप्शन मॉडल भी कहते हैं। ये क्या होता है, इसमें कंज्यूमर्स जो हैं
वो एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करते हैं ताकि उन्हें रेगुलर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हो सके। तो ये आपका मेंबरशिप मॉडल होगा। प्राइवेट ऑफिस मॉडल में क्या होता है कि एक किसी मैन्युफैक्चरर का ब्रांड नेम यूज़ करके कोई और प्रोडक्ट को क्रिएट करता है, और वो तभी वो प्रोडक्ट बनाता है जब उन्हें ऑर्डर मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक मैन्युफैक्चरर है और एक कोई एक थर्ड पार्टी है। ठीक है, सप्लायर मान लीजिए। तो जब इसको ऑर्डर मिलता है तब इनको ये कांटेक्ट करते हैं और इसका ब्रांड नेम यूज़ करके ये उस प्रोडक्ट को क्रिएट करता है। तो ये प्राइवेट ऑफिस मॉडल हो गया। मार्केट पोर्टल मॉडल में क्या होता है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे बायर और सेलर ट्रेडिंग करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो वो आपका मार्केट पोर्टल मॉडल हो गया। इसमें जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है। ठीक है, यहाँ पे बायर और सेलर आपस में कनेक्टेड रहते हैं और जब उनको रिक्वायरमेंट होती है तब उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को कभी भी मंगा सकते हैं, परचेज सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स कैन बी कंसीडर्ड एज, ई कॉमर्स को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, एक स्ट्रैटेजी या फिर एक टेक्नोलॉजी या फिर दोनों या फिर नन ऑफ द अबव। तो ई कॉमर्स को हम स्ट्रैटेजी भी कंसीडर कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल कॉमर्स इज, मोबाइल कॉमर्स का डिसएडवांटेज क्या है, कॉन्टैक्ट कैन बी डन ग्लोबली, हम ग्लोबल लेवल पे किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इट रिड्यूसेस द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करता है। फ्रॉड रिस्क एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स, मोबाइल कॉमर्स में फ्रॉड के रिस्क रहते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी रहते हैं। क्रिएट्स न्यू मार्केटिंग चैनल, और ये मोबाइल कॉमर्स है नए मार्केटिंग चैनल भी क्रिएट करता है। तो ये आपका एडवांटेज, ये भी एडवांटेज है और ये भी एडवांटेज है। यहाँ पे क्या पूछा है, डिसएडवांटेज, तो ये आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 2J ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज रिलेटेड टू, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन है 2 सबसेक्शन J, ये किससे रिलेटेड है, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट या फिर इलीगल एग्रीमेंट। तो ये आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है 2J। अब इसमें कई सारे सेक्शंस हैं, जैसे इसमें सेक्शन 2A जो है आपका वो किसका है, प्रपोजल का है। जो डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई हैं, 2A में प्रपोजल है, 2B में प्रॉमिस है, 2C में प्रॉमिसी है। ये आपको लर्न होना चाहिए क्योंकि ये कभी भी पूछा जा सकता है, कोई भी सेक्शन पूछा जा सकता है, डेफिनेशन वाले मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, और 2D आपका है कंसिडरेशन, 2E है एग्रीमेंट, 2F है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, और 2H में तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है, 2H में है कॉन्ट्रैक्ट। 2G में है आपका वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट है 2G में। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है आपका 2I में, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 2J में। ठीक, इलीगल एग्रीमेंट जो है ये सेक्शन 2 में नहीं है, इलीगल एग्रीमेंट्स के बाद सेक्शन 23 में की गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो यहाँ पे डेफिनेशन नहीं है कोई, लेकिन इनकी बात जो है इलीगल एग्रीमेंट्स की डेफिनेशन सेक्शन 23 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल इफ इट इज, किसी एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट यानी पर्पस या फिर कंसिडरेशन अनलॉफुल होगा अगर ये फॉरबिडन बाय लॉ है,
फ्रॉडुलेंट है, या फिर इसमें कोई इन्वॉल्व करता है कि किसी पर्सन को इंजरी हो जाए या फिर किसी प्रॉपर्टी का लॉस हो जाए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अनलॉफुल कब होगा? यहाँ पे सारी सिचुएशंस हैं, ऑल ऑफ द अबव। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसका पर्पस है या फिर कंसिडरेशन है वो लॉ से फॉरबिडन है, या फिर फ्रॉड है, या फिर उस ऑब्जेक्ट या उस कंसिडरेशन की वजह से किसी पर्सन को इंजरी हो रही है, उस किसी को नुकसान हो रहा है पर्सन या प्रॉपर्टी का, तो वो अनलॉफुल माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीगली मैंडेटरी फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस? इनमें से कौन सा है जो एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए लीगली मैंडेटरी नहीं है? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस टू बी कंप्लीट एंड अनकंडीशनल। ये सबसे पहले क्या है, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना चाहिए, हमने एक्सेप्ट कर लिया है तो हम उसे कम्युनिकेट करें। और एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट और अनकंडीशनल होना चाहिए, यानी आप कोई कंडीशनड एक्सेप्टेंस नहीं होना चाहिए कि आप कंडीशन लगा रहे हैं, नहीं अगर ऐसी चीज़ नहीं होगी, ऐसी चीज़ होगी तब हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो वो अनकंडीशनल होना चाहिए, कंडीशनल नहीं होना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो कम्युनिकेशन इन द स्टिपुलेटेड टाइम इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एक्सेप्टेड। अगर जो आपको स्टिपुलेटेड टाइम दिया गया है, जैसे मेन जो भी गिवन टाइम है, अगर उस टाइम के अंदर कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया, एक्सेप्टेंस किया है नहीं किया है, तो उसको एक्सेप्टेड कंसीडर कर लिया जाएगा। एक्सेप्टेंस शुड बी डन बाय द पर्सन हु हैज़ द राइट ऑफ एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस वही इंसान करेगा जिसके पास एक्सेप्ट करने का राइट है। तो इसमें कौन सा लीगली मैंडेटरी नहीं है एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए? तो ये आपका है थर्ड, कि अगर स्टिपुलेटेड टाइम में कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया है तो ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप उसको एक्सेप्टेड मान लें, ठीक है। तो ये लीगली मैंडेटरी नहीं है, हालांकि ऐसी कंडीशन होती है पर लीगली मैंडेटरी नहीं किया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका थर्ड होगा। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनमें से अगर आपको किसी क्वेश्चन में, किसी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हुई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।